प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे भारत में कोरोना महामारी से सभी लोग ग्रस्त हैं और ऐसी स्थिति में पूरे देश की शिक्षण संस्थाएं बंद हैं और पठन पाठन का कार्य भी बंद है। तो सबसे पहले हम ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अपने परिवार सहित स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार की मंशा है कि ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। इसी क्रम में 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं चलना शुरू होंगी। ऑनलाइन कक्षाएं 20 मई से आज से शुरू हो रही हैं। इसी क्रम में हम आप लोगों को कक्षा 10 में सत्ता की ताजेदारी पहला चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। उसके पहले यह चर्चा कर लेना चाहते हैं। कक्षा 9 में हम आप लोगों को बहुत बातें बताए हैं, पढ़ाए भी हैं। कक्षा 9 की परीक्षा हो चुकी है, अब आप लोग कक्षा 10 में आ गए हैं। तो कक्षा 10 को हमको शुरू करना है पहला चैप्टर, लेकिन कक्षा 9 की कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज एक तरह से हम करना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। इसे कक्षा 9 में हम आपको बताए थे कि बहुत लोग राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र दोनों को समझते हैं कि दोनों एक ही है। लेकिन प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में भी हम बताए थे, आज फिर आप लोगों को रिपीट करना चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र दोनों दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। और एक उदाहरण से आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे इस समय कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी से बचने के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, तमाम तरह की वैक्सीन जो इस समय लॉन्च हुई हैं, तो इसी वैक्सीन पर हम आते हैं। उदाहरण आपको दे रहे हैं राजनीति विज्ञान का और नागरिक शास्त्र का। तो जब इस वैक्सीन को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने विचार किया होगा तो निश्चित रूप से उस पर रिसर्च किया होगा कि यह किस तरह से हम बनावें और किसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए, तब यह कोवैक्सीन तैयार होगा। इस पर कुछ वैज्ञानिक मिल के विचार किए होंगे, रिसर्च किए होंगे। रिसर्च करने के पश्चात उस वैक्सीन का निर्माण हुआ होगा और जब निर्माण हो गया उस वैक्सीन को जनता के समक्ष लाया गया, जनता के उपयोग में लाया गया, नागरिकों के उपयोग में लाया गया कि इससे कोरोना महामारी से वो बच सकें। तो एक तरफ जब बनाया तो वह हो गया राजनीति विज्ञान और जनता के बीच में जनता के लाभ के लिए जब उसको ला दिया गया तो वह एक तरह से मान लीजिए हो गया नागरिक शास्त्र। ठीक वही कंडीशन है राजनीति विज्ञान में और नागरिक शास्त्र में। राजनीति विज्ञान क्या हमको बताता है? राजनीति विज्ञान से तात्पर्य है कि देखिए, कोई भी सरकार हो, राज्य हो, सत्ता हो, उसको चलाने के लिए एक सिद्धांत होना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए। बिना नियम कानून का कोई न राज्य चल सकता है, न कोई सत्ता सरकार कुछ भी नहीं चल सकती। उस राज्य को, उस नियम कानून को बना के जब उसको ज़मीनी स्तर पर, उस कानून को हम ज़मीनी स्तर पर ला जाते हैं, नागरिकों के लिए लाते हैं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाते हैं, तो वह क्या हो गया? वह नागरिक शास्त्र हो गया। यही इसमें हम लोगों को, हम कक्षा 9 में आप लोगों को बताए थे और फिर कक्षा 10 में हम बताना चाहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब नियम कानून और सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा, नियम कानून सिद्धांत, वह हो जाएगा राजनीति विज्ञान। और उसको जनता के लिए, जब उसी कानून को जनता के हित में ला दिया जाएगा तो वह हो गया नागरिक शास्त्र। यही राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र में यही दो अंतर है। अब कक्षा 10 का पहला चैप्टर शुरू करने के लिए थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं संविधान और संविधानवाद पर।
इसको भी आप समझे हैं, कक्षा 9 में समझे हैं, लेकिन एक बार और हम रिवाइज करना चाहते हैं। संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, संविधान से तात्पर्य, संविधान है नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो नियम और कानून जब बन गया, उसका एक संग्रह हो गया। ये बताए भी हैं कि कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार बिना नियम कानून का नहीं चल सकती हैं। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे उत्तर कोरिया है, वहाँ तानाशाही व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद भी निश्चित रूप से उत्तर कोरिया में भी यह एक नियम होगा, यह कानून होगा कि वहाँ विद्यालय होगा तो किस तरह से चलेगा, आपको सड़क पर कैसे चलना है, ट्रैफिक नियमों का पालन आपको कैसे करना है। तो कोई न कोई नियम कानून होगा। उत्तर कोरिया में भी भले तानाशाही व्यवस्था है, तो नियम कानून से ही वह चल सकता है। अब एक शब्द आता है संविधानवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संविधानवाद क्या है। संविधानवाद से क्या तात्पर्य होता है? जब नागरिकों का अधिकार और सरकार के अधिकार दोनों का बंटवारा हो गया है। इसमें नागरिकों का जैसे इसमें सीमित कर दिया गया है, सरकार के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। यह नहीं है कि हमारे वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती, इसलिए कि यह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता चुनती है, और जनता के लिए सरकारों का काम है नियम कानून को बनाना और जनता के हित की बात सोचना। इसमें क्या है, नागरिक का कुछ अधिकार होता है जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और नागरिक का भी यह कर्तव्य होता है कि सरकार के जो अधिकार हैं उसमें नागरिक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह तो हो गया चर्चा कक्षा 9 के संबंध में। अब हम आपको कक्षा 10 का पहला चैप्टर, प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में हम सत्ता की साझेदारी, यही हमारा पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। अभी कक्षा 9 की चर्चा हम कर रहे थे। जैसा कि हमारे संविधान में आप जानते हैं कि हमारे देश में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यह तीनों मिल के हमारे देश की व्यवस्था को चलाती हैं। और यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तिशाली कौन है, यह एक बात है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तिशाली कौन है। इसमें हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे देश में जो संविधान बना है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कुछ चीज़ें केंद्र के अधीन हैं, कुछ राज्य के अधीन हैं। जैसे समवर्ती सूची है, वह दोनों के अधीन है, केंद्र और राज्य दोनों के अधीन है, और उस पर दोनों निर्णय केंद्र और राज्य ले सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई नई समस्या आ गई, संविधान बना हुआ है, उस समय कुछ और परिस्थितियां थी, आज तत्काल में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उस पर नियम और कानून कौन बनाएगा। तो इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब नई समस्या उत्पन्न होगी और नियम और कानून बनाने की बात होगी तो नियम और कानून केंद्र सरकार बनाएगी, और केंद्र सरकार उस नियम कानून को बना के और पूरे देश पर वो नियम कानून लागू करेगी। कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास भी है, जो राज्य सरकार स्वतः निर्णय ले सकता है कि किस तरह से हमको अपने राज्य को चलाना है। इसमें इसी बीच आपको एक उदाहरण बता रहे हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या है, तो खुले दिमाग से समझिए जो हम समझाना चाहते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर में अवस्थित है और इसके बाद भी यह विकसित नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? अब इसका कारण आपको हम बता रहे हैं, तो समझिए। श्रीलंका में तमिल लोग आए, यहाँ अंग्रेज लेके आए चाय के बागान में खेती करने के लिए, और यहीं पे वह तमिल बस गए, जिसको हम वहाँ तमिल के नाम से श्रीलंका में जानते हैं। वहाँ यहाँ आके चाय की बागान पे जब खेती करने आए और बस गए तमिल, तो यहीं रह गए श्रीलंका में।
श्रीलंका क्यों विकसित नहीं हो रहा है उसका कारण समझिए। श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग है और वहाँ बौद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा है 70%, हिंदू वहाँ 12% के करीब में है, मुस्लिम वहाँ 9% के करीब में है, ईसाई वहाँ 7% के करीब में है। अब स्थिति क्या है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो अधिकार मिला हुआ है सबसे ज़्यादा श्रीलंका में बौद्धों को अधिकार मिला हुआ है, जिसको हम सिंघली कहते हैं। एक तरह से रिजर्व कर दिया गया है, सत्ता का जो केंद्र है वो बौद्धों के बीच में रिजर्व हो गया है। जो मुख्य पद हैं, मुख्य चीज़ें हैं, वो बौद्धों को रिजर्व करके कर दिया गया है। और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, यह क्या कर रहे हैं, चाहे भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम हो या ईसाई हो, बौद्ध हो, सबको यहाँ समान अधिकार मिला हुआ है। और किसी भी जात विशेष को भारत में एक तरह से रिजर्व नहीं किया गया है कि नहीं यह फला जात के हैं तो यही इस पद पर आएंगे, यह व्यवस्था भारत में नहीं है। भारत में इसीलिए पूरे विश्व में भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह सबसे मजबूत है और अस्थायी है और यहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। अभी हम लोग पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी पर चर्चा किए हैं। सत्ता की साझेदारी में बहुत सारी बातें आपको हम बताए हैं। अब आपका दूसरा चैप्टर है संघवाद। संघवाद का अर्थ क्या है, संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद का अर्थ यही है कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, इसको हम संघवाद कहते हैं। क्या हुआ संघवाद का अर्थ? केंद्र व राज्य के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, यही संघवाद है। आप जानते हैं भारत 1947 में आज़ाद हुआ और जब हमको आज़ादी मिली उसके बाद हमने लोकतंत्र को अपनाया। तो क्यों भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें और हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा इधर। तो जैसा कि हम बता रहे थे, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र को हमने अपनाया। अब हमारे पास समस्या यह था कि हमारे देश में शासन का स्वरूप किस तरह से होना चाहिए, इस पर हम लोगों को विचार करना था। और हम लोगों के पास उदाहरण था, भारत के पास उदाहरण था, 3 उदाहरण स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने थे। एक ब्रिटेन का था, एक कनाडा का था और एक यूएसए का था, अमेरिका का था। ब्रिटेन में क्या था, एकात्मक व्यवस्था था। एक तरफ ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था था जहां संसद की सर्वोच्चता थी। एकात्मक व्यवस्था से मतलब संसद की सर्वोच्चता। कनाडा में था संघात्मक। और यहाँ पे ब्रिटेन में थोड़ा और हम आपको बता देना चाहते हैं, संसद की सर्वोच्चता से तात्पर्य ब्रिटेन में यह था कि संसद में केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा बाकी सारी शक्तियां ब्रिटेन के संसद में निहित थी। वह कुछ भी कर सकता था, इतना शक्ति ब्रिटेन के संसद के पास यह शक्ति विद्यमान थी। दूसरा था कनाडा में संघात्मक व्यवस्था। तो भारत को कौन सा व्यवस्था अपनाना चाहिए, उसके पहले हम यह भी थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इस पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ विभिन्न तरह के जाति, धर्म, संस्कृति और तमाम तरह के भाषाई लोग यहाँ निवास करते हैं। भारत स्वतंत्रता के बाद तमाम तरह की भाषाओं को लेकर यानी भाषाई आंदोलन हो चुका है भारत में, और यहाँ सबको लेके एक साथ भारत चल रहा है। विविधताओं में एकता है, यहाँ सब विभिन्न धर्म जात के लोग होते हुए भी एकता यहाँ बना हुआ है। पूरा विश्व इसको जानता है, इसको लेके हम चल रहे हैं। इसके बाद अब हम स्वरूप पर आते हैं कि शासन का स्वरूप भारत में किस तरह से होना चाहिए। वह स्वरूप क्या एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत होगा
कि कनाडा के संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत होगा, किस तरह की व्यवस्था को हम यहाँ लागू करें जिससे कि हम सब धर्म, जाति और संस्कृति को मानने वाले लोगों को एक समान अधिकार देते हुए, समान व्यवस्था देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ सकें, विकास कर सकें। हो गया। प्यारे बच्चों, संघवाद के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को बताए हैं डिटेल में। निर्भर था और राज्य केंद्र पर निर्भर था, ऐसा नहीं था। यहाँ संविधान के अनुसार दोनों को शक्तियाँ प्राप्त थी। इसीलिए भारत ने कनाडा का जो व्यवस्था था, कनाडा की जो उस समय मौजूदा व्यवस्था थी, उसको भारत ने अपना लिया और वही व्यवस्था भारत में, लोकतंत्र में वही व्यवस्था आज भी लागू है। यहाँ आज की स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास अलग अलग अपना अधिकार क्षेत्र है। कुछ इस तरह के अधिकार हैं जो केंद्र के पास हैं, जिससे पूरे देश की रक्षा हो सकती है, व्यवस्था चल सकती है। बाकी राज्य के पास भी यहाँ पे अधिकार, अपना राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया है। यहाँ राज्य की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, उस पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आज के लिए बस इतना। तो यहाँ हम बता रहे थे कनाडा की स्थिति आपको बता दिए। इसीलिए भारत में कनाडा के संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और कनाडा के संघीय व्यवस्था को अपना के भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में आज बहुत मजबूत है और उसी के अनुसार भारत की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। शेष कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो आप लोग फोन पर संपर्क कर लीजिएगा और प्रश्न उत्तर इसको कंप्लीट करिए। फिर नेक्स्ट अगले दिन फिर आपसे हम मिलेंगे।